नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। महंगाई की मार जिसे सभी त्रस्त है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हो या फिर खाने के तेल की बात हो या सिलेंडर के दाम या और भी चीजों के दाम। कोरोना के बाद बेरोजगारी का दर भी बढ़ गया है। अब इसी बीच अब केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में कटौती के बाद अब केंद्र ने फिर से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के डीआर को बहाल करने का फैसला किया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28% कर दिया है। अब केंद्र सरकार ने अपने 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को 28% की दर से महंगाई भत्ता यानी कि डीए देने का निर्णय लिया है। अब ये महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तो की गई है, लेकिन क्या इसकी मार भी आम जनता को झेलनी होगी? बस यही हमारा आज का चर्चा का विषय है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा से उर्वी कंथारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से भार्गव पाटियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मीना व्यास पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे शुरुआत करेंगे। भार्गव जी, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की मार अब आम जनता झेल रही है। अब ये जो नई घोषणा की गई है, डीए में जिस तरीके से बढ़ोतरी दी गई है, तो क्या ये सरकारी तिजोरी पर जो बोझ आया है वो भी बोझ आम जनता को उठाना होगा? क्योंकि यहाँ पर आम जनता की मतलब जो नाराजगी थी महंगाई के चलते वो तो कम नहीं हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी बाबू है उसकी ही परेशानी सरकार को दिखी है और ये बढ़ोतरी कर दी गई है। आम जनता के लिए कोई घोषणा नहीं। आम जनता के लिए कोई घोषणा नहीं की है। वो बात तो सही है कि केंद्र सरकार ने आम जनता के लिए कोई भी राहत पैकेज की घोषणा नहीं की। एक और उससे भी और कि पेट्रोल के दाम बढ़ते रहते हैं, डीजल के दाम बढ़ते रहते हैं, खाने वाले तेल जो है उसके दाम बढ़ते रहते हैं, घरेलू गैस है उसके दाम बढ़ते रहते हैं। ये जो केंद्रीय कर्मचारियों की जो बढ़ोतरी की है महंगाई की दर 17 से 28 की, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक और सवाल इसमें यह है कि 1 जनवरी 2020 से इसकी महंगाई की जो 17% है वो बंद कर दी थी। 1 जनवरी से 1 जुलाई उसमें और 1 जनवरी 2021, ये 3 किस्तों का इसमें शामिल हो गया कि नहीं, ये बात देखने लायक है। दूसरी ओर 1,15,00,000 परिवार है इसमें। आप देखिए 48 लाख जो केंद्रीय कर्मी है, 66 लाख पेंशनर है, इसलिए हम देखना चाहेंगे तो 1,15,00,000 परिवारों के लिए ये बढ़ोतरी की है, महंगाई की दर 28% बढ़ाया गया है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो 3 किस्तें का जो बाकी था वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो 17% के रेट से मिलेगी या 28% के रेट से? और इसमें ज्यादातर 41 लाख या 42 लाख सैनिक परिवार से है जो केंद्रीय कर्मी है। इसलिए ये जो बंद कर दी थी कोरोना काल में, हमें सहायता करनी चाहिए थी, उसकी बजाय केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बंद कर दिया था। जो जब समय पे भारत के नागरिक को, कर्मचारियों को जब जरूरत थी, तब इन लोगों ने महंगाई भत्ता बंद कर दिया और अब चालू कर दिया। और इसमें 3 किस्तें बाकी है, उसका इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो एक सवाल है भाजपा से। उर्वी जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? अभी ये जो फैसला लिया गया वो तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लिया गया, यानी कि जिसे आम भाषा में हम सरकारी बाबू भी कहते हैं, लेकिन आम जनता का क्या? कहीं ऐसा तो नहीं था कि महंगाई की जो नाराजगी बढ़ रही थी, इतनी सारी जनता है तो उसमें से क्यों ना सबसे पहले अपने ही खुद के जो केंद्रीय कर्मचारी है उसे उसमें से बाहर निकाला जाए, इसलिए ये फैसला पहले लिया गया। भार्गव जी ने जो बात बताई, उन्होंने स्वागत किया है इस फैसले का, वो बड़ी अच्छी बात है। पहले तो अभी आप देखिए तो जनता और सरकार के बीच में सेतु कोई है तो ये सरकारी कर्मचारी है। हमारा वार्ड बॉय, हमारी नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस कर्मी, हमारे वहीवट में रहे हमारे कर्मी, ये सब सरकारी लोग हैं जिनको 2 रिवीजन टाइम जो था 2020 का जून और 2021 के जनवरी, वो रिवीजन टाइम पे उनको
रोक लगाई थी, सही बात है, और इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से वो एक्सेप्ट भी कर लिया था। अभी जब रिवाइवल पे है हमारी इकोनॉमी, तब वो उनका रिवीजन हमने किया है। जो इन्फ्लेशनरी रेट को इनकॉर्पोरेट करके हमने 11% उनको इंक्रीज़ दिया है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत उचित बात है। पर और आम जनता के लिए कब होगी घोषणा, क्योंकि इसमें आपने पैसे जो जाएंगे, खर्च होंगे, वो है 34,400 करोड़, आएंगे कहाँ से? आम जनता को डिलीवर जो कर रहे हैं वो ये कर्मी है, तो आम जनता को अच्छी डिलीवरी, सर्विसेज की डिलीवरी, वेलफेयर की डिलीवरी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन की डिलीवरी, हेल्थ केयर सिस्टम डिलीवर करना है, लॉ एंड ऑर्डर डिलीवर करना है, तो ये सब कौन करेगा? यही सिस्टम करेगा। तो उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ किया गया है। में जब वही लोग आगे थे तो अब रोक क्यों लगा दी गई थी, अगर यही बात थी? एक असाधारण परिस्थिति में से हमारा देश गुजर रहा था। समस्या देश की है, कोई राजकीय पक्ष या सरकार की बात नहीं है। समग्र देश, समग्र विश्व इस परिस्थिति में गुजर के बाहर आने की शुरुआत कर रहा है। तो उसी परिस्थिति में एक लगाव, एक कंट्रोल एक्सरसाइज करना था। वो कंट्रोल एक्सरसाइज करने में सबसे बड़ी अहम बात थी, वो सिस्टम थी। वो सिस्टम ने कोऑपरेट किया गवर्नमेंट के साथ कि ओके, 2 टाइम हमारा रिवीजन का पॉइंट है, हम नहीं रिवीजन आप देंगे तो ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। तो बड़ा मैग्नेनिमस एटीट्यूड रहा था हमारे कर्मियों का। तो सरकार ने आज उनकी बात समझ के, जब इकोनॉमी रिवाइवल पे आ रही है, तो उनको एक सिस्टम के तौर पे जो सदियों से चली आई है, उनको अपना जो ड्यूज़ है वो दे रहे हैं। जी, डॉक्टर मीना जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। क्या लगता है, ये जो घोषणा की गई है, अब आम जनता के लिए कब होनी चाहिए घोषणा? देखिए, मैंने बीजेपी के नेता से भी सुना और कांग्रेस पार्टी के भी नेता ने जो बोला वो सुना। अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि ये घोषणा जो हुई है, साथ साथ में अच्छा है जो इन्होंने बताया, उस हिसाब से अच्छा है कि इसका हम आवकारदायक मानते हैं कि ये इस तरह से कर्मचारियों और पेंशनर को ये इस तरह से दिया है। लेकिन साथ साथ में ये भी जरूरी है कि आम जनता, जिस तरह से विश्व महामारी में इस तरह से हम लोग गुजर के बाहर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बिजनेस ठप हो चुके हैं, बहुत सारे कर्मचारियों को इस तरह से परेशानी हुई है, मेडिकल कर्मचारियों को भी सेवा दी है उन लोगों ने भी। तो उन सबके लिए और आम जनता को भी राहत मिले, ऐसा कोई निर्णय केंद्र सरकार अगर करती है तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सिर्फ एक ही साइड से आपने घोषणा की है, बाकी लोगों का क्या, ये एक सवाल है और अपेक्षा भी है कि इस तरह से सबका, आम जनता को भी फायदा होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम कोरोना महामारी से बाहर निकले और अभी सारे कामकाज, रोजगार सबके जो जिस तरह से बिगड़ चुके हैं, तो उसमें से बाहर आने के लिए बहुत जरूरी है कि साथ साथ में आम जनता का भी ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल, आपकी ओर आना चाहूंगी भार्गव जी। यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा एक ट्वीट भी किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि आप कोई सा भी क्षेत्र देख लीजिए, या तो नौकरी नहीं है, और नौकरी है तो ढंग का वेतन नहीं है। अब मोदी जी है तो इतनी तबाही तो झेलनी पड़ेगी। और उसके बाद एक चार्ट बनाया गया है जिसमें लिखा है कि पीएम मोदी का न्यू इंडिया, आम भारतीयों के लिए उसमें कोई जगह नहीं। हर तरफ भारतीय कामगारों के मासिक वेतन में गिरावट हुई है। और उसके बाद वो पूरा चार्ट दिखाया गया है जिसमें सितंबर अक्टूबर 2019 और सितंबर अक्टूबर 2020 को कंपेयर किया गया है, जिसमें गिरावट देखने को मिली है। यानी कि भारतीय कामगारों के मासिक वेतन में गिरावट आई है। आपने सही कहा, पहले ऐसी सरकार है जिसमें आम जनता की तनख्वाह कटी है और महंगाई बढ़ रही है। ये पहली ऐसी सरकार है जो 7 साल में आम आदमी भारतीयों की तनख्वाह को कम कर दी और महंगाई बढ़ाती रहती है। आपने जो आंकड़े दिए वो भी मैं आपको बताता हूं। भारत की आबादी 138 करोड़ है जी। उसमें से 50% लोग
अभी कर्ज के नीचे दबे हुए। अच्छा, 97% देश की आबादी के 97% परिवारों की आमदनी वेतन कम हुए। तो ये क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जो अब 138 करोड़ के देश के नागरिकों को 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाए? कोरोना काल के समय के दौरान जब लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही थी, 90% लोग, इंडिया के 90% लोगों को भोजन की व्यवस्था करने में दिक्कत हो रही थी। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? तो चार्ट बताया कि 2013 और 2020 और 21 का, तो उसमें क्या गलत? जो सरकार को काम करना चाहिए वो काम किया नहीं है। अभी केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है वो उसको वेतन दिया, लेकिन मैं वही बात को फिर से दोहराना चाहता हूँ, जो 3 किस्तें बाकी है वो उसको इसमें शामिल होगा कि नहीं होगा? वो महंगाई भत्ता है, 3 किस्त बाकी है 2020 जनवरी 1 से, और ये अभी जुलाई चल रहा है, और ये 28% जो महंगाई भत्ता दिया है वो 1 जुलाई 21 से चालू होगा। तो अगले 3 है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये बात भी सही है। जी बिल्कुल, आपकी ओर आना चाहूंगी। उर्विश जी, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जिसमें स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि भारतीय कामगारों के मासिक वेतन में गिरावट आई है, यानी कि इनके बारे में अब सरकार कब सोचेगी? क्योंकि 2019-20 में देखा जाए तो 8 करोड़ ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी नौकरी गुमाई थी। 2020-21 के डेटा की बात करें तो 6 करोड़ लोगों ने अपनी जो नौकरी है वो गंवा दी है। इनकी और सरकार कब देखेगी? आपकी बात सही है। अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ी दिक्कत आई हुई है और ये हमारे सबकी दिक्कत है। अभी जो बात है वो प्राथमिकता की बात है। तो हमारे देश की प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जिनको 2 वक्त के भोजन की समस्या है। तो सरकार ने प्राथमिकता के बारे में क्या किया? आप सबको पता है, भार्गव जी, डॉक्टर पटेल, कि 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का रेशन देना, और नवंबर 21 तक वो टिकेंगे तो आगे करेंगे, आगे वो करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होगी, तो फिर से वो रिसाइकल होके आमदनी बढ़ेगी या जॉब्स क्रिएट होगी। तो ये सारा एक विशियस सर्कल में जो सारी दुनिया फंसी हुई है उसमें हम भी एक है। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आबादी है हम, तो हमें हमारी प्राथमिकताओं की ओर देखना है। हमें 80 करोड़ लोग तो सब्सिडी की जरूरत इन्हीं वर्ग को थी, मतलब जो कामगारों है उनके लिए अगर कुछ पहले घोषणा कर दी होती, क्योंकि अगर हम केंद्रीय कर्मचारी की बात करें तो फिर भी वो स्टेबल है, उन्हें 2 वक्त की रोटी तो इजीली मिल ही जाती है। हमको कामगारों के लिए शायद पहले कोई घोषणा कर देनी चाहिए थी। सबसे पहले तो माइग्रेंट लेबरर्स थे, उनका एक बहुत बड़ा प्रश्न था, उनका डिस्प्लेसमेंट का प्रश्न था, उनका रीडेप्लॉयमेंट का प्रश्न था, उनकी भोजन व्यवस्था का प्रश्न था। ये सब प्राथमिकताओं को एड्रेस किया। दूसरी ओर हेल्थ फर्स्ट, वो तो हमारा एक सूत्र है। तो हेल्थ फर्स्ट के हिसाब से हमने प्राथमिक सुविधाएं हमने लगाई। सरकार ने जो व्यवस्था की, इसमें किसी भी आदमी, आम आदमी हो, गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, उनके लिए फ्री कोरोना ट्रीटमेंट का भी व्यवस्था तंत्र हमने खड़ा किया। कोरोना की ट्रीटमेंट फ्री मिली, क्या बात कर रहे हो? आपने आप गलत नहीं, गलत बात नहीं है भार्गव जी, ट्रीटमेंट नहीं दिए। प्राइवेट हॉस्पिटलाइज को कोरोना के लिए आपने निमणूक किया है और उसमें से मनचाही कीमतें ली है, मनचाहे चार्ज वसूल किए हैं। इसलिए आप फ्री की बात मत कीजिए प्लीज। आप भारत देश के अच्छे नागरिक है, अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन फ्री की बात मत कीजिए। ये सरकार में कोई भी आदमी को कभी भी किसी को कहीं भी सांस लेने की भी फ्री इजाजत नहीं है। आप जो भार्गव जी बात कर रहे हैं वो सार्वत्रिकरण से बात कर रहे हैं। हमारी जितनी भी सरकारी सुविधाएं थी, हमारे जितने भी कोविड केयर सेंटर में, उसमें सब में फ्री सीट्स थी, फ्री बेड्स थे। ऐसा हम नहीं कह सकते कि मतलब फ्री नहीं था, नहीं। हाँ, उसकी कमियां थी,
उसकी स्कैरसिटी थी, इसीलिए आपको प्राइवेट में भी जाना पड़ा। वो एक हमारी समस्या थी, मैं मानता हूं, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि फ्री नहीं किया था। सरकार ने सरकारी हॉस्पिटल आम में जनता के लिए तो नहीं था ना, क्योंकि हम देखते थे सिविल हो या फिर नई जो हॉस्पिटल बनी है एसवीपी, वहां पर तो बोलते थे कि आप जयंती रवि मैडम को फोन करवाइए। मैडम वो स्कैरसिटी की बात थी। एसवीपी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में फ्री के लिए ट्रीटमेंट, फ्री थी, फ्री ट्रीटमेंट सबके लिए थी सिविल हॉस्पिटल में, और सारे देश की हेल्थ सिस्टम में फ्री ट्रीटमेंट थी। रोड पर लोग बैठे, साथ साथ में प्राइवेट भी चल रहा था, और फ्री ट्रीटमेंट वाली जगह पे जगह की कमी पड़ गई, तो इसलिए प्राइवेट में लोगों को जाना पड़ा। जी होता है, ऐसी बात फ्री ट्रीटमेंट नहीं थी वो आप कह रहे हो, वो गलत बात है। नहीं, फ्री तो नहीं थी, ये तो मानना होगा, फ्री तो नहीं थी। उसकी दवाई की कीमत भी क्या होती है हम बखूबी जानते हैं। जलपा जी एक करेक्शन, फ्री नहीं थी, एक करेक्शन जरूरी है जी। फ्री ट्रीटमेंट तो थी, फ्री दवाइयां भी थी। सिविल हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट थे उनको शायद वो टॉसिलिजुमेब दिया गया, रेमडेसिविर दिया, वो सब फ्री था, वो फैक्ट है। लेट अस नॉट डिविएट फ्रॉम द फैक्ट्स। लेकिन फ्री तो नहीं थी, आप जो भी बोले मैडम जी, बिल्कुल नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों ने भी बताया है कि उन्होंने कितने बिल चुकता किए, और पहले तो उन्हें एडमिशन लेने में क्या दिक्कत हुई है। डॉक्टर मीना जी, मैं आपकी और जी डॉक्टर मीना जी, मैं आपकी और आना चाहूंगी। हमारे अगर मेन मुद्दे पर हम आ जाए तो भारतीय कामगारों है, उनकी मासिक वेतन में काफी गिरावट हुई है, यानी इस पर कब सरकार ध्यान देगी? जी बिल्कुल, उस पे ही ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कामगारों की वजह से काफी कुछ चीजें डेवलप होती है, और वो हमारी बेसिक जरूरत है। जो कामगारों को अगर आगे आगे नहीं लाया गया तो फिर आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। तो सरकार को ये सारी चीजों को पहले ध्यान देना चाहिए कि ये सब चीजों को कामगारों को है, पुलिसकर्मी है, जो जिन्होंने बहुत आगे जाके सेवा दी है, तो ये लोगों को आगे लाके उसके साथ न्याय करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जो आम आदमी को सीधा फायदा हो, वैसे कोई डिसीजन लेते हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। जी बिल्कुल। भार्गव जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? हम यहाँ पर बात कर रहे थे कोरोना काल की भी, अगर हम बात कर ले तो कोरोना काल में जनता है वो ऐसे ही त्रस्त है, यानी महामारी की भी मार जनता ने झेली है, महंगाई की मार भी जनता झेल रही है। लेकिन क्या अब महंगाई बढ़ेगी, ये भी प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी तिजोरी का जो खर्च है वो बढ़ चुका है। अब ये खर्च कहीं ना कहीं से तो रिकवर करना पड़ेगा, या सरकारी तिजोरी में पैसे तो लाने होंगे, यानी क्या फिर से महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ती दिखेगी? ये तो वाजिब सी बात है। सरकार ने पेट्रोल, अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 75 रुपये प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम है, और 101 रुपये या 110 रुपये में पेट्रोल हमें खरीदी करना पड़ता है। दूसरा, जब मनमोहन जी की सरकार थी तब पेट्रोल कच्चे तेल के दाम 105 प्रति बैरल डॉलर थे, तब हम 69 रुपीज में पेट्रोल दे रहे थे। तब यही लोग, माननीय स्मृति ईरानी जी, अरुण जेटली जी, राजनाथ जी, यही लोग सर पे घरेलू गैस के सिलेंडर लेके निकल पड़े थे। आज इन लोगों को देश की तिजोरी की बात कर रहे हैं, तब देश की तिजोरी कहां थी? तब 2 रुपये भी बढ़ते थे तो पूरा भारत देश में हल्ला बोल कर रहे थे। और दूसरी बात, कोरोना काल चलते हुए आम आदमी के लिए इस सरकार में कोई जगह ही नहीं है। 2019-20 में 66.1 लाख करोड़ भारतीयों को घरेलू ऋण के ऊपर से, और आज 2020-21 में 53.6 लाख करोड़ लोग। 375 रुपया हमारा डेली इनकम होना चाहिए। आज पूरे देश में 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 375 रुपये कमाना नहीं मिलता, कमाई भी नहीं मिलती उनकी जी। इनके लिए कुछ इस सरकार में पैकेज नहीं है, बस अपनी वाहवाही करने का। अभी इलेक्शन शुरू हुए हैं जी, अभी आप देखिएगा कितनी भागदौड़ कर रहे हैं ये लोग, कितने रुपये का खर्चा करेंगे ये लोग। जी
जी बिल्कुल, आपकी और उर्वी जी आना चाहूंगी यहाँ पर। भार्गव जी ने एक मुद्दा लाया है कि अब चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे ही सरकार के कुछ खर्च भी बढ़ेंगे। आज की ही बात कर ले तो नरेंद्र मोदी जो है वो अपने विस्तार में गए थे वाराणसी की अगर हम बात करें। अब देखें तो वो साल 2 महीने और 20 दिन बाद गए थे। अगर उनका स्लोगन भी हम याद करें कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन मुद्दा ये भी है कि जब बजट दिया गया था एक नमामि गंगे करके, यानी जो गंगा नदी है उसकी सफाई के अभियान के लिए ये चलाया गया था, और उसमें जो है 29,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वो खर्च कहाँ गया? अगर गंगा नदी की बात करें तो कितनी सफाई हुई, और गंगा में जो लाशें बह रही थी क्या उसके साथ ये पैसे भी बह गए? क्लीन गंगा मिशन वो हमारा एक प्रोग्राम है, एक इनिशिएटिव है, वेल इंटेंडेड इनिशिएटिव है। उसमें काफ़ी साइंटिफिक तरीके से सॉल्यूशंस पे काम हो रहा है। अभी इतनी बड़ी गंगा नदी जो हमारी है, इनको क्लीन करना ये कोई रिकरेंट कंकरेंट प्रोसेस नहीं है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। और उसके लिए जो साइंटिफिक सॉल्यूशन गंगा नदी लाखों साल पुरानी है भार्गव जी। इसमें लाखों साल लगेंगे। सात साल में क्या काम हुआ वो उसका डोजियर आपके पास नहीं है, हमारे स्क्रीन पर नहीं है। वो साइंटिफिकली क्या हो रहा है वो आप देखिए। आप सकारात्मक तरीका भी अपनाइए कभी कि क्या हो रहा है। विदाउट डिटेल्स जस्ट सोशल मीडिया पे बात करना वो आसान चीज है, लेकिन डिटेल के साथ मैं डिटेल से बात करूंगा। आप आंकड़ों की बात कीजिए, मैं आंकड़ों के साथ ही बोलूंगा। चलिए मैं आपको भार्गव जी, हम सब एक ही पेज पे है। देश के लिए हम कर रहे हैं, आप भी देश के लिए कर रहे हो। तो आंकड़े के साथ मैं ये बात कर रहा हूं। आपने जो मुद्दा जो अभी जो उठाया था पेट्रोल की बारे में कि आप पेट्रोल पर आ गए, गंगा से क्या बात कर रहे हो आप? गंगा नदी को पकड़ के चलिए ना। आप गंगा की बात कर रहे थे, आप कुछ बताने वाले थे। गंगा नदी का जो क्लीनिंग प्रोजेक्ट जो है उसमें साइंटिफिक सॉल्यूशन का वैलिडेशन प्रोसेस चल रहा है। दुनिया भर से जो ट्रेंड्स जो है, काफ़ी जगह पे वाटर सिस्टम क्लिनजिंग का एक बड़ा सिस्टम लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम री इन्वेंट द व्हील कर रहे हैं। कौन सी जगह पर लगा है? वैसे गंगा नदी तो काफी बड़ी है। गंगा नदी की नहीं, मैं दुनिया भर की बात बताया मैंने। पर आप तो गंगा नदी में हमें दुनिया का नहीं देखना है। मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। जब से मोदी जी ने ये बोला है तब से पता नहीं क्यों हमें भी लगता है कि हमें भी गंगा नदी कभी ना कभी बुलाएगी। तो हमें ये जानना है कि गंगा नदी स्वच्छ कितनी है। अभी तो मैं ये बताना चाहूंगा कि गंगा नदी का जो सोल्यूशन है, उसका साइंटिफिक तरीका है, उसका अभी काम चालू है। और जब भी उसका मोदी जी का जो है वो ही इज अ मैन ऑफ मिशन, ही इज अ मैन ऑफ एकम्प्लिशमेंट। जो हाथ में लेते हैं वो करते हैं। तो मैडम थोड़ा विश्वास रखिए, थोड़ा समय दीजिए मोदी जी को भी। वो साइंटिफिक तरीके भी ढूंढ के निकाल के गंगा जी के लिए करेंगे। मुद्दा ये भी था कि चुनाव आ रहा है तो खर्च भी बढ़ेंगे। क्या ये भी पेट्रोल डीजल की कीमत से ही निकाले जाएंगे? पेट्रोल डीजल की बात है कि जब भी एक दौरा होता है, कोई सभा होती है, तो कितने करोड़ रुपए उसमें चले जाते हैं और आते हैं वो कहां से, वो हम सब बहुत बखूबी जानते हैं। पेट्रोल डीजल की मैं बात करूंगा तो आपने बताया भार्गव जी के 69 रुपया और 100 रुपये की बात है। अभी पेट्रोल डीजल का भाव जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए है कि हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो समवाय तंत्र के आधार पे चलता है, राज्यों के आधार पे चलता है। हमारी गवर्नमेंट ने एक सुझाव रखा था, प्रस्ताव रखा था कि आप जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाइए। हमारे उस तरफ के वो प्रधान विपक्ष तो सामने आई थी उसके बाद के ठीक है सर्वदलीय बैठक करते हैं, उसमें निर्णय लेते हैं, सभी राज्यों के मुख्य प्रधान हैं, वहां के दूसरे भी जो प्रधान है वो आएंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे। बात तो ये हुई थी, लेकिन उसके बाद दिखा नहीं, कहीं वो सर्वदलीय बैठक दिखाई नहीं थी। आपने कृषि कानून 3 काले बिल लाए हैं, जैसे इसमें भी जीएसटी डाल लीजिए। आपको कौन मना कर रहा है? लेट मी
लेट मी कंप्लीट। ओके। जीएसटी काउंसिल के दायरे में ये विषय आता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इन्होंने सर्वदलीय बैठक में जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ था तभी उन्होंने बात की थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इसके बाहर रखा जाए, क्योंकि उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में रखेंगे तो वो डेट्रीमेंटल होगा स्टेट रेवेन्यू के ऊपर, और रेवेन्यू के बगैर स्टेट नहीं चल सकेंगे। तो सारे विपक्षी दल उसके खिलाफ थे कि इसके जीएसटी में हमें नहीं लाना चाहिए। मोदी जी ने अभी स्टेटमेंट किया था पार्लियामेंट में कि 5 लाख करोड़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हमारी रेवेन्यू आती है, उसमें से 3 लाख करोड़ सेंट्रल को आती है, 2 लाख करोड़ स्टेट्स को जाती है। वो 3 लाख करोड़ में से 42% डिवॉल्यूशन होके फिनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे वो स्टेट्स को वापस जाती है। अगर उसको जीएसटी में लाया जाएगा तो स्टेट्स कैसे कोऑपरेट करेंगे, वो सबसे बड़ा अहम सवाल है और वो सबका सवाल है। साथ बैठ के वो यानी कुल मिला के बात तो वही आई ने कि मतलब जनता के पेट्रोल डीजल के जो टैक्स की आय है या दूसरी आय है उसमें से सरकारी तिजोरी में पैसे आते हैं, फिर क्या होता है जनता को कोई लाभ हो या ना हो, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अनाउंसमेंट पहले हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको संभालना ज्यादा जरूरी है। हमारी अगर आपको घोषणा ही करनी थी तो आप सबके लिए करते। हमारी सरकार ने 138 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। हमारी सरकार ने तो सुझाव रखा था जीएसटी काउंसिल के सामने कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, इसके ऊपर विचार किया जाए। सारे सर्वदलीय बैठक में उसको बात करें, जीएसटी काउंसिल में बात करें, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करें कि इसका जो रेवेन्यू ऑफसेट होगा कहां से होगा, कैसे होगा। लेकिन किसी भी राजकीय पक्ष ने, जो राजकीय पक्ष आज वो स्ट्रीट पे आके को लेकर काफी बड़ा विरोध एक प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने पूरे भारत में, यानी कि वो तो चाहती है कि कीमतें कम हो, वो चाहती है स्ट्रीट पे और सोशल मीडिया पे चाहती है कि कीमतें कम हो। वो जीएसटी काउंसिल में तो नहीं बोलती है कि कीमतें कम हो। कीमतें कम होगी तो हमारे राज्य की रेवेन्यू कम होगी, तो हम तो कैसे जीएसटी काउंसिल में आपको कोऑपरेट करेंगे। ये रवैया दोगलापन की नीति लेकर चल रही है। जी भार्गव जी, क्या कहना चाहोगे? क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि जीएसटी के दायरे में आए पेट्रोल डीजल? केंद्र सरकार हर नियम अपने मुताबिक ले लेती है। किसी कानून लाए, किसको पूछा, किसकी सर्वदलीय बैठक बुलाई, 370 हटाई, किसकी सर्वदलीय बैठक बुलाई। आप सोचिए, इन लोगों को करना नहीं है, बस ठिकरा फोड़ना है कांग्रेस पे। अगर ये सरकार चाहे, पूरी बहुमत की सरकार है, अगर जीएसटी में शामिल करना चाहे तो कांग्रेस क्या रोक सकती है इनको? इन लोगों को करना नहीं। जी जिसकी दानत में खोट हो उसको करना नहीं है, क्योंकि इन लोगों को अपनी तिजोरी भरना है। 4 लाख करोड़ रुपया पिछले पेट्रोल डीजल में से इन लोगों ने कमाई की है सरकारी तिजोरी भरने में। 35% हमारे जो अरबोपति उद्योगपति है उसकी संपत्ति में बढ़ावा हुआ। ये अरबोपतियों की सरकार है, ये बिजनेसमैन की सरकार है, आम जनता की ये सरकार नहीं। अब बात करता हूं पेट्रोल डीजल की। 2014 में मनमोहन सरकार में 9.5 रुपए प्रति लीटर उत्पादित खर्च होता था पेट्रोल में, और डीजल 3.5 रुपए होता था। अभी की सरकार 2021 नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल का 31 रुपया 80 पैसा प्रति लीटर उत्पादन खर्च हो रहा है। तो ये टैक्स वसूली कर रहे हैं, उत्पादन टैक्स वसूली कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? अच्छा, उड़द दाल 2013 में 68 रुपये में थी, आज 115 रुपया, 69% का ग्रोथ कंप्लीट किया। अगर अच्छा सरसों का तेल देख लीजिए, सोयाबीन का तेल देख लीजिए, सनफ्लावर तेल देख लीजिए, सूरजमुखी का तेल देख लीजिए, अब सभी में 70% से ज्यादा महंगाई की दर बढ़ गई है। और 2013 में घरेलू गैस 399 रुपए में था, आज वो गैस सब्सिडी वाला गैस 834 रुपये में मिल रहा है। अब अगर आम आदमी, आम जनता जाए तो कहां जाए? पहली बात। एक दूसरी बात उसने की, आप भाजपा के नेताजी ने की है कि हम लोगों ने अनाज दिया, 5 किलो अनाज दिया। 5 किलो अनाज में क्या होता है? वो अपना पूरा महीना निकाल लेगा,
5 किलो अनाज में 80 करोड़ आज 1 करोड़ 38 में से 38 करोड़ आबादी में से 80 करोड़ों को इन लोगों ने हर महीने अनाज दे दिया। अरे झूठ कितना बोलेंगे। पेट्रोल से ये लोग लूट चला रहे। पेट्रोल और महंगाई के ऊपर इस लोगों ने सरकार बनाई। अब की बार मोदी सरकार दूर करो महंगाई। ये क्या है? महंगाई, अब आदमी महंगाई के दल नीचे दब गया है। वो अपनी आम जरूरियात भी पूरी कर नहीं सकता, वो सांस भी नहीं ले सकता। बस रात दिन उसको 18 घंटे 20 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाके 2 वक्त की रोटी मिलती है। बातें करते हैं देश चलाने की, देश चलाना आता नहीं है और देश की बातें कर रहे हैं, राष्ट्र प्रेम की बातें कर रहे हैं। जी डॉक्टर मीना जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर फिर से याद आता है वो स्लोगन के बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार। महंगाई दूर क्यों नहीं हुई? 7 साल हो गए। जी देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर विपक्ष से ये सारी बातों का जवाब मांगेंगे या उनसे सवाल करेंगे, इस मसले पे कुछ बोलने को कहेंगे, तो सख्त शब्दों में कमियां निकालेंगे और सख्त शब्दों में अगली पिछली सारी बातों को लेके बैठेंगे, हिसाब किताब लेके बैठना चाहिए, जरूर बैठना चाहिए। लेकिन अगर जेन्युइन बात करें, जेन्युइन में एक एज ए पब्लिक की साइड से बात करें, जनता की साइड से बात करें, तो जनता को क्या चाहिए, जनता को कहाँ दिक्कतें आ रही है, जनता की क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी अगर बात करें तो सरकार अपने अपने जवाब दे रही है, अपनी सफाई दे रही है और बता रही है कि ये बात है। लेकिन जनता की बात अगर करना चाहूं मैं, तो ये कहना चाहूंगी कि महंगाई जो है, सीधी बात करें, उसकी सफाई नहीं चाहिए कि ये कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है, ये बात नहीं है। मैं सामान्य गृहिणी की बात करूं तो उसको आज बजट में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। पेट्रोल डीजल का जो भाव बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आगे धंधा कैसे बढ़ेगा, छोटे छोटे व्यापारी है वो कैसे अपना काम संभालेंगे, किस तरह से वो अपना काम करेंगे, ये जरूरी है, ये बात करना जरूरी है, ये सरकार से मांगना जरूरी है। बाकी बड़ी बड़ी बातें करना, ये यहाँ से पैसा आया, यहाँ से गया, ये किया वो गया, वो आम जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है जी, कोई लेना देना नहीं है जी, उनको चाहिए कि उसका पेट्रोल में दाम कम हो, उसको महंगाई जो मार पड़ रही है उसमें राहत मिले। और अभी जो कोरोना की वजह से जिस तरह से सारे कामकाज रोजगार जो ठप हो चुके हैं, उसमें कोई राहत मिले, धंधा आगे बढ़े, वैसे कोई डिसीजन लिया जाए सरकार की ओर से, जिस तरह से लोग जो उन्होंने सफर किया है उसमें आगे बढ़ सके। तो अभी ये बात को लेके बात करना सरकार की साइड से भी जरूरी है और विपक्ष की साइड से भी जरूरी है। जी बिल्कुल। जी उर्विश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत हुई महंगाई की मार। सही बात है, महंगाई एक समस्या है, वो हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि प्राथमिकताएं देखी जाती है, तो जनजीवन हमारी प्राथमिकता था कि जनजीवन नॉर्मल हो जाए। वैक्सीन डेवलप हुए, इंडिजिनस वैक्सीन हमने बनाई, उसका लॉजिस्टिकल हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया और काफ़ी सारे लोग, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो फुल्ली वैक्सीनेटेड का आंकड़ा कल तक जो 4-5 दिन पहले का अपडेटेड था वो 5.7% था। फुल्ली वैक्सीनेटेड का 5.70% हो सकता है, लेकिन हमने 35 to 40% कवरेज हमने फर्स्ट डोज में कर लिया है। अगर ये सोचो भार्गव जी, आप ये सोचो कि भारत ने खुद की वैक्सीन नहीं बनाई होती और हमने इंपोर्ट पे अगर रिलाय हुए होते तो हमारा आज पोजीशन क्या होता। आज हम 6 महीने में तो सारा पॉपुलेशन कवर करके हम जनजीवन को साधारण तरीके से हम नॉर्मलसी पर ले आएंगे। अभी दूसरी जो बात है इकोनॉमी, जो मैडम ने जो बताया कि आम आदमी की जो अपेक्षाएं हैं, उनको अपना जीवन अब वो चलाना है, तो उनकी सीधी सीधी बातें हैं, उनको एड्रेस करना अभी हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बारे में काम हो रहा है। तो पहली जो प्राथमिकता थी, हमारा फाउंडेशन जो बना था, तो फाउंडेशन बना के आगे की इमारत हम बनाएंगे। जी, यानी खुद के केंद्रीय कर्मचारियों को पहले सेव कर दो, जनता के बारे में बाद में, लेकिन बचेगा सही, क्योंकि सरकारी तिजोरी पे कोरोना की वजह से मार तो वहां पे भी पड़ा है।
केंद्रीय ऑलरेडी कर्मचारी आप जो है 34,400 करोड़ रुपए इस पे खर्च कर चुके हो, यानी कि एक फिक्स आपकी जो एक्सपेंस है वो हो गया है। सबसे बड़ा जो लिंक था प्रजा और सरकार के बीच में, वो वार्ड बॉय था। वो वार्ड बॉय भी केंद्रीय कर्मचारी था, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता था। पर फिर भी डॉक्टर्स हड़ताल पे क्यों नजर आए? कुछ उनकी जगह उनकी नाराजगी क्या है? अगर हम इंटर्न, जैसे आप वार्ड बॉय की बात कर रहे हो, मैं तो इंटर्न की तौर पे जो डॉक्टर्स आते हैं उनकी बात करूं, उन्होंने तो कोई मतलब कमी नहीं रखी थी। कोरोना काल में वो भी तो आए थे आगे कोरोना वॉरियर बनकर, वो क्यों दुखी है? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी चलता है कि 131 करोड़ की जनता में जो तंत्र है उसमें कुछ लोगों को हमेशा हम सभी लोगों को प्लीज़ नहीं कर सकते हैं। सभी लोगों का 100% हम परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड से नहीं कर सकते हैं। हम स्वीकारते हैं जी कुछ जगह पे कमियां रहेगी। जी, यानी कि जनता को अपेक्षा छोड़ देनी चाहिए। नहीं, आप जो है वो महंगाई भत्ता interpretation- केंद्रीय कर्मचारियों को मिल जाएगा, लेकिन जनता की महंगाई कम हो उस दिशा में हम पैसे नहीं खर्च करेंगे। केंद्रीय कर्मचारी एक वाइटल लिंक है जिनके माध्यम से हम जनता के साथ हम पहुंच सकते हैं। अभी जो जनता की जो बात है वो भी एड्रेस करना शुरू कर दी है। बॉटम ऑफ वोट पिरामिड मांगने के एड्रेस लिए किया है। नहीं, वोट मांगने के लिए केंद्रीय कर्मचारी से बात परमिशन लेते हैं आप? वोट मांगने के लिए तो हम सब लोग डोर टू डोर जाते हैं ना जनता के पास कि हमें वोट दीजिए, हमने ये काम करना है, हमें वो काम करना है। ये तो हकीकत है ना। आपने तो शुरुआत नहीं, ही हमारे फैसले के स्वागत से की थी। अभी आप केंद्रीय नहीं, वो बात कर्मचारी कर रहा के हूं। खिलाफ क्यों हो गए नहीं, भार्गव जी? नहीं, आपने बात- शुरुआत में ही नहीं, किया कि केंद्रीय- ये फैसला तो हम स्वागत करते हैं, अभी आप केंद्रीय कर्मचारी के विरोध में बोल रहे हैं। एक कॉन्ट्राडिक्शन जो आपका जो है वही मैं बात कर रहा हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन को आप कम करो। आप ये बताओ कि आप जीएसटी काउंसिल में महंगाई के लिए क्या कंस्ट्रक्टिव सुझाव रखे हैं आपकी पार्टी ने? एक एविडेंस लाके मुझे बताओ। जी जी, मीना जी कुछ आप बोलना चाहती हैं? जी जी, मैं कहना ये चाहती हूँ कि बीजेपी कांग्रेस ये जो बात कर रहे हैं, हम मुद्दा भूल चुके हैं। मुद्दा ये है महंगाई का। महंगाई में आप देखिए, कोरोना के काल में छोटे छोटे लोग जो रास्ते पे बैठ के धंधा करते थे, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, उन सबको जो मार पड़ी है, उनके बारे में क्या जी आपने ये सोच लिया कि सरकारी कर्मचारी जो है उन्होंने सेवा दी है, मानते हैं, दी है, लेकिन इन लोगों के लिए क्या? वो लोगों के अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, वो लोग खड़े नहीं हो पा रहे। समझिए, लोगों को ये यहां तक परेशानी हुई कि लोग मेंटली काफी परेशान हुए। इतने परेशान हुए कि लोग किस तरह से बाहर निकलेंगे वो पता नहीं चला। वो मैंने देखा है। कोरोना काल में कोरोना से के डर के मारे तो लोग कोरोना से तो मरे, लेकिन डर के मारे मरे। धंधा आगे नहीं हो पाएगा, आगे जिएंगे कैसे, आगे काम कैसे करेंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएंगे, फीस कैसे भरेंगे, जी मीना जी, घर का खर्चा कैसे उठाएंगे, ये चिंता उसको खाए जा रही है। जी कोरोना नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद जो उसका जो इफेक्ट है वो रहेगी, और उसमें लोग मरे जा रहे हैं। मेंटली देखो, उसको इतना इफेक्ट हो रहा है आम जनता को, उसमें से निकालना बहुत जरूरी है। जी भार्गव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी भाजपा नेताजी ने बहुत बढ़िया से टर्न किया कि आपने तो पहले स्वागत किया, तो मैं अभी भी स्वागत कर रहा हूं। हम विरोध नहीं कर, लेकिन आप लोगों ने आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। आम जनता घर पर बैठी थी, उसको 1 रुपए की भी इनकम नहीं थी, उसके लिए भी आप लोगों को सोचना चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए सोचा, अच्छी बात है। उसमें 41 लाख हमारे सैनिक है। कोरोना किसी को नहीं इफेक्ट किया हो तो कुछ कंपनी है, वो चाहे अदानी वेलमेर हो, रुचि सोया हो या दूसरी कई कंपनी जो काफी मुनाफा करी कोरोना के समय में भी। अगर हम खाने के तेल की वाली कंपनी की बात करें या हम दूसरी कंपनी की बात करें, और उसमें से कई कंपनी ऐसी भी है कि जिन्होंने लोन ली हुई है और ये भी बोल दिया है कि नहीं, हम लोन भरपाई नहीं कर पाएंगे, और सरकार ने उनकी जो लोन है
वो यानी कर्ज माफ भी कर दिया है, ऐसा क्यों? 1919 में जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, जो इंटरनेशनल क्राइसिस हुई थी, उसके बाद 100 साल के बाद ये इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हुआ है। वो बहुत गंभीर परिस्थिति है। आम जनता की परिस्थिति भी बहुत गंभीर है, मैं समझता हूँ, हम स्वीकार करते हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन आपका प्रयत्न जो दिख रहा है आम जनता को, वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ कि आपने क्या किया है। आपने भारतीय जनता पार्टी का विरोध, नरेंद्र मोदी जी का विरोध और अदानी जी का विरोध, बस इसके सिवा आपने किसी का विरोध नहीं किया है। आपने इस बात का विरोध नहीं किया है कि हमारी सरकार जीएसटी काउंसिल में पेट्रोल के भाव के बारे में क्यों बात नहीं करती, उसका विरोध आपने नहीं किया है। आपने महंगाई के बारे में कोई भी सकारात्मक सुझाव रखा हो गवर्नमेंट के सामने, वो आप बात करो। आपकी और आना चाहूंगी भार्गव जी। यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा एक और ट्वीट किया गया था जिसमें यह लिखा गया कि देश की जनता मोदी सरकार के तथा कथित महंगे दिनों से निकलकर कांग्रेस के अच्छे दिनों में वापस जाना चाहती है। देश भाजपा के महंगे दिनों का करारा जवाब देगा। और उसके साथ एक कैंपेन भी शायद चलाया गया है कि कौन बनेगा कंगालपति, जिसमें ये भी लिखा गया एक ट्वीट में कि अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप क्या करते। ऑप्शन ए कि एडवांस में पेट्रोल खरीद लेते, बी ऑप्शन के अनाज खरीद लेते, सी ऑप्शन के एडवांस में गैस सिलेंडर खरीद लेते, या डी यूपीए के समय में वापस चले जाते। यानी कि कुल मिला के महंगाई पे तंज जो है वो कसा गया है और बताया गया है कि लोग कंगालपति हो जाएंगे। जी, तो आपको नहीं लगता कि 100 रुपये पेट्रोल भरवा के हम अपनी जेब खाली कर रहे हैं? आपको ये नहीं लगता कि ये सरकार हमें उल्लू बना रही है? आज अगर 70% जो हमारी जो खाने की चीज है, दूध 32 रुपये वाला आज 48 रुपये हो गया, तो हमें क्या ये नहीं लगता कि हमारी जेबें खाली हो रही है? आज किसानों के उसके दाम नहीं मिल रहे फसल के, लेकिन मार्केटिंग यार्ड से जो बाहर निकलते हैं, मंडियों से जो बाहर निकलता है, वो हमें 30 रुपये 40 रुपये किलो सब्जियां मिल रही, वो हमें नहीं मालूम पड़ता। ये सरकार में तो 2013 तो मनमोहन सरकार थी, 2004 से 2014 तो अच्छी थी नहीं कि नहीं थी, सब आदमी जानते हैं। 70 रुपये का पेट्रोल, अगर डॉलर अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $105 हो और 70 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है, अभी 75 रुपये है और 110 रुपये हमें देने पड़ रहे हैं, तो अच्छे दिन है या बुरे दिन? ट्वीट करके हमने वही बताया कि अगर आप 7 साल पीछे चले जाइए तो आपके अच्छे दिन थे, ये सरकार के बाद आपके बुरे दिन शुरू हो गए। और हकीकत में सभी आंकड़े देख लीजिए, सभी न्यूज़पेपर देख लीजिए, सभी चीज देख लीजिए, अगर 7 साल में 70%, 80% हर चीज के दाम नहीं बढ़े हो, तो आप मेरे को बोलिए एक चीज के दाम नहीं बढ़े। ऐसे एक उदाहरण देके दीजिए, एग्जाम्पल देख दीजिए। एक उदाहरण आप दीजिए कि 7 साल में कितनी बार आपने जीएसटी काउंसिल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को परव्यू में लाने की बात की? आपने कितनी बार सर्वदलीय बैठक बुलाई पेट्रोलियम के लिए? काउंसिल की मैं बात कर रहा हूं, जो हर महीने बैठक हो रही है। नहीं, हर महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है, जिसमें अभी जो रिसेंट जो हुआ उसमें पेंडेमिक के जो इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर हमने टैक्सेस कट किए हैं। अरे साहब जी रहने दीजिए, जो है वो स्वीपिंग जनरलाइजेशन कर रहे हैं भार्गव जी। मैं सही है, आपका भी एक रोल है, एक भूमिका है, उसके तहत आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया से काम नहीं चलता है। मैं समझता हूं, लेकिन जो सकारात्मक राजनीति करिए, समग्र देश के सामने समस्या है। दूसरी लहर के बाद कम किया गया जीएसटी, पहले याद नहीं आया आपको? दूसरी लहर बहुत सीवियर थी जलपा जी, और उसके बाद में जो करना पड़ा वो सरकार ने किया है। 4 साल पूरे हुए, कितनी जीएसटी से आई हुई वो सब ट्वीटें तो हमने भी देखी थी। ये पहले याद नहीं आया तब कि हम मेडिकल इक्विपमेंट्स पे इतना ले रहे हैं, हम ये कम कर सकते हैं। ये दूसरी लहर के बाद ही क्यों याद आया? पहली लहर में जो हमारी अग्रिमताएं थी वो हमने की थी, दूसरी लहर में जो अग्रिमताएं हमें लगी उस हिसाब से हमने किया है। डॉक्टर मीना जी, वो स्पेक्युलेटिव है अभी।
आप कैसे कह सकते हो कि तीसरी लहर आपने तो हमने क्या किया? बोली है, नहीं बोलिए, भार्गव जी, बोलिए। मैं आपको बताऊं कि जब हमारी वैक्सीन तैयार हुई, जब फर्स्ट डोज उसका निकला था, तो पहले क्वार्टर में आपने सारी जनता को गुमराह करने का काम किया, आपने मिसलीड किया। जो लोग तैयार थे, जो कंफ्यूज थे, उन्होंने आपने ज्यादा कंफ्यूज किया। आपने बोला हम तो नहीं लेंगे, मोदी जी लेंगे, उसके बाद में लेंगे। ये सब जो माहौल क्रिएट किया, तभी जो हमारा स्टॉक था तो सामने कोई लेने वाला नहीं था। और अभी जब स्टॉक का तो आपके नेता जाहिर में बोल चुके हैं, वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वो जो mislead कर जिम्मेदारी रहे थी थे। कि वैक्सीन के बारे में सही इंफॉर्मेशन दी जाए, क्या उसमें मंत्री जी नाकामयाब रहे थे इसलिए बदले गए? बात यही हुई ना। आपने जिस तरीके से बुलाया कि चलो कुछ विपक्षी दल, ये तो मैं भी मानती हूं कि जिन्होंने बोला कि पहले मोदी जी लगवा ले फिर हम वैक्सीन लगवा देंगे, वो बोला गया। लेकिन क्या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आपका क्या कर रहा था? हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय साइंटिफिक तौर पे आईसीएमआर के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ पब्लिक डिसेमिनेशन सर्विस कर रहा था, वैक्सीन के बारे में जानकारी दे रहा था, व्यवस्थाएं कर रहा था। आप केंद्र पे जाके देखिए कि क्या व्यवस्था है। तो फिर वो नो वैक्सीन वाले बोर्ड भी क्यों राजस्थान समेत 4 राज्यों में लग गए? जब भी स्टॉक जो था, जो स्टॉक का जो लॉजिस्टिक था, उसके हिसाब से वो कहीं जगह पे हम नहीं कर पाए थे, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके ही वजह क्या थी? रूट कॉज एनालिसिस किया है आपने कि जनता को गुमराह किया था। 3 महीने तक हमारा स्टॉक था, तभी कोई रिसीवर नहीं था, और जब स्टॉक कम हुआ तो रिसीवर की लाइनें लग गई। तो ये आपने एक विरोध पक्ष, आप भी सत्ता पक्ष में रहे थे, विरोध पक्ष का रोल आपके लिए नया है, वो मैं समझ सकता हूं। लेकिन 70 साल आप सत्ता में रह के बाद एक वैक्सीन जैसी एक पवित्र चीज हमारे देश में बनी है, तो उसके बारे में आप जनता को गुमराह कर रहे हो। पर वैक्सीन आप क्यों नहीं, मतलब ठीक है ना, पहले 3-4 महीने आप बोल रहे हो, पर अब जब लोगों को लेनी है तो सरकार क्यों व्यवस्था नहीं कर पा रही है? क्योंकि परसेंटेज में हम काफी कम है, और मोदी जी ने ही कहा था कि 2 डोज लोगे तो ही बचोगे, 1 से कुछ नहीं होता। व्यवस्थाएं हो रही है। हम अगेन मैडम, वी आर गोइंग टू स्वीपिंग जनरलाइजेशन। व्यवस्थाएं है, लेकिन डिमांड और सप्लाई का मिसमैच थोड़ा रहता है। वो हम गैप जो है वो ब्रिजिंग कर रहे हैं। पर आप मुनाफे की, मतलब अगर हम बात करें तो फिर क्यों है कि कंपनियां जो है वो मुनाफा करती जा रही है, और नियम भी कई बार ऐसे आते हैं कि उनको और ज्यादा मुनाफा होता है, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं होता। अगर हम महंगाई की भी बात करें तो इसीलिए मोदी सरकार को लाया गया था, क्योंकि महंगाई की मार जब याद कराई थी वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए, तब सबको फील हुआ था कि नहीं, महंगाई का थप्पड़ तो हमें भी पड़ा है, यानी उस पर भरोसा किया गया था। लेकिन महंगाई अभी भी क्यों है इतनी? हमारा सारा प्रोडक्शन जो है वो हैम्पर हुआ है पैंडेमिक की वजह से। वो कृषि क्षेत्र देखो, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र देखो, सर्विसेज सेक्टर देखो, सारी जगह पे प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बहुत भारी मात्रा में असर हुई है। इसकी वजह से इकोनॉमी जो चलती है वो सरकार उसकी मालिक नहीं है हमेशा, तो इकोनॉमी अपनी तरह से चलती है, उसमें सरकार के कंट्रोल्स जितने हो सके उतने होते हैं। लेकिन फिर भी जो चलाने के लिए और किसी मतलब की जरूरत पड़ेगी, कंट्रोल सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और ये रोल हम अदा कर रहे हैं। इतने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी क्यों नहीं वो किया गया? कहीं तो उन्हें भी मतलब कुछ सलाह ले लेते। आखिरकार वो भी देश के ही है, भारत देश का वो भी भला ही चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमिस्ट में से एक है। शायद वो इस सिचुएशन में कुछ उभार हमें बता पाते, उनको तो अनुभव भी रहा है। मेरे ख्याल से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सलाह के लिए आमंत्रण की जरूरत नहीं है। यानी आप आमंत्रण नहीं देंगे, उन्हें आना है तो खुद आमंत्रण है। देश की जनता ने उनको संसद में बिठा के वो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, भाजपा का नहीं है, वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री है हमारे देश के ऑनरेबल, तो इनको जो उनके सुझाव है वो रख सकते हैं। मोदी जी हमेशा उनके मिल के भी बात करते हैं, तो उसमें क्या ऐसी तो दीवार आ गई है कि मनमोहन सिंह जी अपना विचार नहीं व्यक्त कर रहे हैं?
जी, यानी कि भाजपा की ओर से निमंत्रण तो नहीं जाएगा, जिसे सलाह देनी है खुद आएगा। निमंत्रण है, हमेशा निमंत्रण है। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी को देश की समस्या के बारे में बोलने का जनता ने निमंत्रण देके रखा हम ये है। आशा रखें कि जैसे मोदी जी ने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, इसी तरह मोदी जी एक और पहल करेंगे और मनमोहन सिंह को बुलाएंगे। मनमोहन सिंह जी को निमंत्रण दिया हुआ है जनता ने, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के तौर पे, और वो अपने सुझाव रख सकते हैं। जनता ने दिया है, भाजपा ने नहीं। जनता ने दिया है, भाजपा ने नहीं। चाहे इकोनॉमी कितनी भी टूट जाए, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूछने जाने की हम पहल नहीं करेंगे। भार्गव जी आपके पास आऊंगी, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर बात कांग्रेस की नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अनुभव है उसे क्यों शामिल नहीं किया जा रहा? क्योंकि इकोनॉमी को जरूरत है, देश को जरूरत है। अगर मनमोहन सिंह के सुझाव अगर ये लोग लेंगे तो देश में नीचा नहीं देखना पड़ेगा कि मोदी जी एक बड़े सितारे हैं, देश का गौरव है, 56 इंच की सीना है जिनका, उसकी छवि खराब हो जाएगी। अगर मनमोहन सिंह जी के पास अगर ये जाते हैं तो भी कई कैमरे वाले को मना करते कि आप मत लीजिएगा थोड़ा शूटिंग को, कि मनमोहन सिंह से मैं बातें करने जा रहा हूं। मनमोहन जी हमारे देश के एक बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत बढ़िया, उसने 10 साल तक देश चलाया है। जब 2007 में विश्व में सबसे बड़ी मंदी चल रही थी, तभी हमारे देश को कभी आंच नहीं आने दी। ये लोग तो हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, 2 लाख देते, 2 लाख नौकरियां भी नहीं दे रहे हैं। आम जनता का खर्चा रुपया है, आमदनी अठन्नी है। शेयर बाजार बल्ले बल्ले, आम आदमी ठल्ले ठल्ले। अगर यही चलता रहा तो एक दिन बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में आ सकती है। जी। अभी पेपर, आप रोज एक पेपर पढ़िए, बेरोजगारी के कारण 2-3 आदमी अपने सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, उसको नौकरियां कम है, उसका मासिक वेतन कम हो गया है। इसके बारे में इन लोगों को कुछ सोचना नहीं है। बस शेयर बाजार बड़ी होनी चाहिए, अपने चंद चुने हुए उद्योगपति बड़े होने चाहिए। 35% अगर अरबोपतियों की संपत्ति में बढ़ावा होता है तो आप देखिए आम जनता तो 35 रुपए भी नहीं कमाती। जी, आपका राज्य शास्त्र से विषयांतर होके व्यंग शास्त्र में आपने प्रवेश कर लिया है भार्गव जी, वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप सकारात्मक तरीके से क्या कह रहे हो वो भी तो बताओ। चलो ठीक है उर्वीश जी, अभी देखें तो आने वाले समय में काफी राज्यों में चुनाव तो है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि चुनाव की और मतलब भाजपा की जो सरकार है, बड़े बड़े जो नेता है वो वहां पर रैली में हमें नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर आम जनता की महंगाई की जो प्रॉब्लम है उसे दूर करने के लिए कोई नहीं दिखाई देगा। महंगाई समस्या है, वो स्वीकृत है, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, और वो परिणाम जो है वो अभी उसका स्कैल्पेल शार्प डिसेक्शन करके मैं सामने नहीं रख सकता हूँ। जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसका मार भी तो जनता को ही पड़ता है। हमेशा महंगाई का दर बढ़ता गया है और पैसे जो आते हैं वो भी टैक्स से आते हैं, यानी कि जनता के ही है। कुछ खर्चों को चाहे तो थोड़ा बहुत लगाम तो हम लगा ही सकते हैं, अगर थोड़ा प्रयास करें। आज यूपी में पैकेज जाहिर किया, केंद्र सरकार ने पैकेज जाहिर किया कि नहीं किया? आज यूपी में आज नरेंद्र मोदी जी गए, तुरंत एक पैकेज जाहिर किया कि नहीं किया? 15,000 करोड़ का, 1500 करोड़ का पैकेज है। आप 15,000, आप 10 गुनी बात करते हो भार्गव जी। नहीं, 1500 करोड़ का पैकेज जाहिर किया। इलेक्शन आए, पैकेज जाहिर होते रहेंगे। आम आदमी के लिए कुछ नहीं, लेकिन पैकेज जाहिर करते रहेंगे। तो पैकेज अभी जो आम आदमी की जेब में 5,000 रुपए डालने चाहिए आपको, उसकी बात नहीं करेंगे, बस पैकेजों की बात। किसके लिए जाहिर किया? आम आदमी के लिए तो किया है। वो तो आपने ठीक है, वैसे तो मोदी जी का जो पुराना वाला फॉर्मूला था ना कि सबके बैंक अकाउंट में इतने लाख रुपए आ जाएंगे, चलो लाख नहीं 15,000 डाल दे, बहुत हो गया। कहीं ना कहीं किसी की ईएमआई भर देंगे वो, कहीं ना कहीं उनकी जो घर है वो बच जाएगा, यानी कुछ तो डाल दे, या तो बच्चों की फीस तो भरी ही जाएगी। आम आदमी समझता है कि वो मोदी जी का फॉर्मूला नहीं था,
फॉर्मूला नहीं था। लेट मी पुट इट वेरी क्लियरली। उन्होंने ये बताया था कि हमारा इतना काला धन है, अगर वो वापस आ जाएगा तो एक आदमी के पास 15 लाख रुपया हो सके, उतना बड़ा उसका वॉल्यूम है, उसका वो जिक्र कर रहे हैं, उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके बैंटर पे जा रहे हैं। मिस इंटरप्रिटेशन था। तो आपने जो काले धन की बात की, मैं ऐसा नहीं कह रही कि काला धन नहीं आया है, वो गया नहीं है, लेकिन फिर से भी वो सर्कल में तो आ ही गया। बात तो हुई थी कि अब इससे मुक्ति हो जाएगी। और क्यों लोग वो परेशान हुए जिनके पास काला धन नहीं था? शायद उनके पास घर में 20,000 रुपए पड़े थे, या किसी के घर में शायद कोई प्रसंग था, वो 50,000 रुपए लेके बैठा था, वही लोग लाइन में दिखे। हमें कोई बड़े लोग तो लाइन में दिखे नहीं। और सहकारी बैंक की बात करें तो उसमें करप्शन हुआ सबसे ज्यादा। और फर्स्ट नंबर पे कौन सी बैंक है, हमारे कितनी करीबी बैंक है, वो तो हम बहुत बखूबी जानते हैं। हमारा एक सार्वत्रिक ख्याल ये रहा है कि हमने काले धन के बारे में बहुत बातें की, लेकिन कुछ किया नहीं है। लेकिन हमने जब डीमोनेटाइजेशन का फर्स्ट राउंड जो किया, उसमें 15 लाख करोड़ आप कह रहे हो कि वो वापस आ गए। जो भी काला धन वो जो बुक्स पे दिखता था वो तो सारा वापस आ गया। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ जलपा जी, नोटों की अदला बदली हुई थी, जहां पर सबसे पहले नंबर पे जो कंपनी है वहां पर हम देखें तो हिस्सेदारी किसकी है वो हम बखूबी जानते हैं। मैं आता हूँ उस बात पे। 15 लाख करोड़ रुपये बुक्स पे वापस आ गए, लेकिन वो जो वापस आए उसमें से कितना रेवेन्यू जनरेशन हुआ है वो आप देखिए। वो 3 से 4 लाख करोड़ की रेवेन्यू उसमें से जनरेट हुई। लेकिन सहकारी बैंक में जो नोटों की भारी मात्रा में फेरबदल की गई थी वो क्या था? मतलब काला धन वापस लाने की बात थी ना। कुछ नेताओं ने तो मतलब जो बदली की थी भारी मात्रा में, उसके बाद हमें पता है कि क्या हुआ था। बदली का तो जिसके पास वो पुरानी नोट अलग भी कर दिया गया है, यानी सहकारी बैंक तो का वो किस्सा तो याद आएगा ही, नोटबंदी वाला। जिसके पास पुरानी नोटें थी जलपा जी, उनको बदली करने का तो बंधारणीय प्रोविजन था, उसमें लिमिटेशन थी ना। लिमिटेशन थी जी। लेकिन लिमिटेशन के बियॉन्ड जो भी हुआ है जी, वो लेट द लॉ वर्क ऑन इट जी। यानी कि अगर वो लिमिटेशन का कोई मतलब ही नहीं था, अगर उससे मतलब आगे भी लोग कर सकते थे, तो फिर काले धन का सवाल कहां से हुआ? मैडम, जो करंट अकाउंट्स में डिस्प्रपोर्शनेट कैश डिपॉजिट्स हुई है, उसके ऊपर क्या स्क्रूटिनी चल रही है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। हमें ये भी पता है सहकारी बैंक में किस किस नेता की भागीदारी है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी वाली बैंक है वो भी हम बखूबी जानते हैं। लेकिन ये बता दीजिए, महंगाई कब कम होगी? पेट्रोल डीजल जो है वो कब कम हो जाएगा? अभी तो शायद 100 रुपए के करीबन चल रहा है, कब हमें 75 में मिल जाए? चलो हम 50 तक तो नहीं जाते, हम 75 में खुश है, 75 कर दो। सीधा जवाब है सर्वदलीय तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को फेज्ड मैनर में जीएसटी के परव्यू में लाया जाएगा, तब पेट्रोल का दाम कम होगा। लेकिन कब? सर्वदलीय बात, एक ही शब्द की बात है जी, सर्वदलीय जी, सर्वदलीय जी। पहल कौन करेगा? हमारे साथी दल जो है संसद में जो बैठे हैं। हम पहल नहीं करेंगे। हम तो पहल कर रहे हैं। हम पहल नहीं करेंगे। जलपा जी, आपको ये बताऊं, ये बार-बार ये बात आ रही है। आपकी केंद्र में सरकार है, यानी होस्ट कौन है? आपकी केंद्र में सरकार है, होस्ट कौन है? केंद्र में आपकी सरकार है, होस्ट कौन है? पहल किसे करनी चाहिए? बात जनता की है, हमें पहल करनी चाहिए। सरकार बुला दीजिए, ऐसे भी कल ही बुला दीजिए। सरकार को पहल करनी चाहिए और हमारे उस टाइम केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए और पहल की है। आप वीडियोस देखिए, ऑफिशियल वीडियोस देखिए। पेट्रोल के बारे में आप सर्वदलीय बात कर रहे हो, तो आगे जितने भी नियम आएंगे उसमें भी हर एक राज्य के सरकार की सहमति जरूरी होगी, ये मैं मान लूं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, ऐसे ही पास नहीं हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का ऑफिशियल वीडियो है। मेरी बात सुनिए भार्गव जी, हमारे सबकी बात है, हमारे साथ ये भाजपा की बात अकेली नहीं है। हमारे नहीं है, आप एक कहते हैं कि किसान हमारे नहीं है, किसान भारत देश के नागरिक नहीं है, हमारे किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो भारतीय नहीं है। हम सब आप ये बात करना चाहते हैं
हमारा नहीं, जो किसानों की हमारा राय है कि किस हमारा कोटा की बात की। हमारी बात यह है कि पहल किसको करनी चाहिए? सरकार को पहल करनी चाहिए, हम मानते केंद्र हैं। सरकार। और सरकार, केंद्र सरकार ने पहल की है। आप धर्मेंद्र प्रधान जी का वीडियो देख लीजिए, जिन्होंने बताया सब राज्यों को उसी टाइम पे अनुरोध किया था जीएसटी काउंसिल के फाइनलाइजेशन के टाइम पे कि आप ये जीएसटी को फेज्ड मैनर में जीएसटी के परव्यू में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाइए। जी। पहल जी। हमने की थी। जी। लेकिन जीएसटी काउंसिल में किसी विरोधी राज्य का हमें सहकार अभी तक नहीं मिला है। तो वो ऐसे ही वहां पर मतलब पेट्रोल डीजल के लिए वो ऐसे ही निकल गए हुए थे। वो हमारा स्ट्रेंगुलेशन पॉइंट है मैडम। पॉइंट है, या फिर आप तो बोल रहे थे कि वो आए पहल करे, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं हमने पहल की थी। पहले तो आपने बताया नहीं जब मैंने पूछा 2 बार। मैं तो सबसे पहले बताया कि जीएसटी के परव्यू में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फेज्ड मैनर में होनी चाहिए, ये हमारी पहल है। मोदी जी की भी ये पहल यानी है। कि लेकिन जीएसटी जिन जिन चीजों पर कम किया गया है उसमें भी सबकी ही सहमति ली गई है। मतलब उसका श्रेय अकेला भाजपा को नहीं जाता, अकेला केंद्र सरकार को नहीं जाता। ओपन सीक्रेट है ये कि सारे दलों के सहकार से जीएसटी सिस्टम हम इंप्लीमेंट कर सके। और दुनिया से 50 साल बाद किया, लेकिन क्यों किया? सारे दलों ने हमें सहकार किया। लेकिन वही सहकार अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मिलता तो आज हमारा 10-20 रुपया कम होता। यानी कि हम मान ले कि मनमोहन सिंह के समय पर जब आप भी निकल जाते थे रास्ते पर वो सिलेंडर लेके, वो पेट्रोल डीजल की कीमत, यानी तब भी शायद आपको बुलाती होगी केंद्र की सरकार और आप नहीं जाते होंगे। भूमिका नहीं, बात तो ये भी आई ना, आपने जो बोला तब, यानी आप सपोर्ट नहीं कर रहे थे राज्य सरकार का, जहां पर भाजपा की राज्य सरकार थी उनका सपोर्ट मनमोहन सिंह को नहीं मिला। इसीलिए तो उस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमत जो कि अभी के मुकाबले तो अच्छी ही थी, लेकिन फिर भी वो हमें महंगाई दिखाई गई थी। यानी कि उस वक्त भाजपा ने सपोर्ट नहीं किया था, वो व्यस्त थे कि अगर इनको सपोर्ट करने गए तो मुद्दा क्या मिलेगा केंद्र में आने का। ये पॉलिटिकल क्रेडिट वॉर की बात नहीं है जी, पॉलिटिकल क्रेडिट वॉर की बात नहीं है। आप ये भी सवाल करो कि जिन राज्यों ने वैट कम किया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, उन्होंने ही सेंट्रल जीएसटी काउंसिल में विरोध किया हुआ है। अपने राज्य में वो पॉलिटिकल क्रेडिट लेने के लिए वो पेट्रोल का वैट कम करते हैं, और सेंट्रल एक्साइज और कॉमन टैक्सेशन की बात जीएसटी काउंसिल में होती है तो वो विरोध करते हैं। तो ये बात पॉलिटिकल क्रेडिट वॉर पे चली गई है कि हम ये करेंगे तो क्रेडिट भाजपा ले जाएगी। हमारे राज्य में हम 2 रुपया घटा लेंगे तो हमको क्रेडिट मिल जाएगी। फिर आपने आपकी ओर से वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे हैं। कुछ चीजों पर कम किए गए थे तो बीजेपी की ओर से क्यों वो आया था? देखिए मोदी है तो मुमकिन है ये परसेंटेज कम हो गए, तब भी आपको भी श्रेय देना चाहिए था हर एक राज्य सरकार का, चाहे वो कांग्रेस की हो, कोई और पार्टी हो, या चलो आपका तो भगवा है ही भारत में काफी राज्यों में, तो वो स्पष्टता तो आपको भी करनी चाहिए ना। क्रेडिट की बात है तो आपको भी देना चाहिए था कि नहीं यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर भी यही है, यानी इनकी भी जो आय है राज्य सरकार की वो घटी है। श्रेय तो आपको भी ट्वीट पे देना चाहिए था। हमारा स्टेटमेंट यानी कुल मिला के महंगाई तो कम नहीं होगी। यहाँ पर विपक्ष को पूछा जाएगा तो वो बोलेंगे सत्ता इनकी है, सत्ता पक्ष को पूछा जाएगा तो ये राज्य सरकार के नाम पर विपक्ष पे ढोलेंगे, लेकिन जनता की बात नहीं होगी। हमारा स्टेटमेंट है वो ऑन रिकॉर्ड है कि जब भी जीएसटी पारित हुआ तो हमने सर्व दलों का हमने आभार प्रकट किया हुआ। जो उद्योगपति है उनका जो कर्ज माफी की जाती है उसमें विपक्ष को साथ में लिया जाता है या नहीं? मतलब बात तो देश की है ना। उद्योगपति की बात अगेन स्वीपिंग जनरलाइजेशन हम नहीं कर सकते। आप सारे उद्योगों की बात करें 1947 से अब मुनाफे बड़े हुए तो हैं, काफी लोगों ने लोन भी लिए हैं और लोन भरपाई भी नहीं की और उनको कुछ नहीं होता। लेकिन आम जनता अगर 20 कर दे तो उनका घर चला जाता है, उनका व्हीकल चला जाता है, लेकिन हाँ कंपनी कोई नहीं डूबती। ऐसा क्यों? समझ में नहीं आता इसका लॉजिक। सडनली आप 1 या 2 उद्योगपति को लेकर सारा जनरलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे कभी भारतीय लोकशाही में कभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट मिला ही ना हो। 70 साल में आपने कितने इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट दिया? यानी कि और अभी जो बात है वो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात है।
जी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट वो लेता है तो उसमें गवर्नमेंट ने बेनिफिशियरी क्रिएट किया, ऐसा आप कैसे जनरलाइज कर सकते पीपीपी हो? मॉडल की हम बात करें तो फिर वो दरें क्यों बढ़ जाती है, प्राइस क्यों बढ़ जाती है? तब सरकार तो बोल देती है कि नहीं ये तो ये कंपनी चल रही है, हम कैसे प्राइस डिसाइड कर दे। यानी मतलब घुमा फिरा के आता तो जनता के ऊपर ही है ना। यानी चाहे पीपीपी मॉडल हो, अगर कुछ वो हो गई नहीं आपको सर्विस मिल रही है, चार्ज बढ़ा दिया, अरे जनता ने कब बोला था? नहीं, यानी कि कहने का मतलब जनता ही भुगतती है ना। जैसे आपने अभी ये भत्ता दिया, उसका कोई ना भार्गव भाई यहाँ पर विरोध कर रहे थे ना कोई और विरोध कर रहा था, लेकिन आम जनता के लिए तो घोषणा कर देते, फिर केंद्रीय कर्मचारी तक पहुंचते। पहले आप नीचे के लेवल से रोजमरोज के जो कामदार है उसके लिए कुछ घोषणा करते, फिर आप जाते केंद्रीय कर्मचारी पर। आपको लगा पहले हमारे जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित कर ले, अगर ये लोग ही हमारे अगेंस्ट हो गए, अगर हमारे घर के ही लोग हमारे अगेंस्ट हो गए तो हमारा क्या होगा? इससे पहले इन सबको सेव करो, बाकी जनता तो है वो समझ जाएगी। 80 करोड़ लोगों को फूड प्रोग्राम से सेव किया, वो आम आदमी के लिए घोषणा नहीं थी। आपको लगता है राशन 131 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन का निर्माण किया, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया, वो आम आदमी के लिए घोषणा नहीं थी। टक्कर निकल रहे, वो किसके लिए घोषणा थी? आप बात मोदी जी खुद के लिए की थी घोषणा। घोषणा से कुछ नहीं होता है। आप 25,000 करोड़ बोल दो, लेकिन मिलने चाहिए ना। आपने लोन की बात की, कहां मिली आम जनता को लोन? कहां मिली आम जनता को लोन? यहाँ पर उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए की लोन मिल जाती है, और यहाँ पर जो दावा किया जाता है कि नहीं आपको कुछ ही जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 1 लाख रुपए की लोन मिल जाएगी, वो तो मिली ही नहीं। आप जो है हर एक घोषणा जो होती है वो आम जनता के लिए तो होती ही नहीं। इंपोर्ट आधारित वैक्सीन होता तो क्या परिस्थिति होती आज? वो आम जनता के लिए नहीं किया है हमने। वैज्ञानिक की कामयाबी है, वो आप क्यों श्रेय ले रहे हो? वैज्ञानिक के पीछे एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर वैज्ञान आगे नहीं बढ़ता है। नहीं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो तो अभी ये कम परसेंटेज क्यों है? उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए कि हम नाकामयाब हुए। क्योंकि अगर हम चाइना की बात करें तो वो कितने 100 करोड़ आगे है डोजेस हमसे, उनकी भी जनसंख्या कितनी है। हमारे पास तो मेन पावर ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है, हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर पाए? और सिचुएशन ये आ गई कि हमको सारे मंत्रियों को हटाना पड़ा। हमारे विरोधी दल हमारी जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? विरोधी दल आज हम 70 करोड़ लोगों को कवर कर देते अगर फर्स्ट क्वार्टर में इनको लोगों को गुमराह नहीं किया होता तो। आपके पास स्टॉक था या फिर आपको भेजना कहीं पे उचित था? नहीं, हमारा तो वेस्टेज भी हुआ है मैडम जल्पा जी, वेस्टेज हुआ है। जब स्टॉक अवेलेबल था तभी जनता को गुमराह किया। आप स्टॉक की बात कर रहे हो तो बीच में अगर आपके पास इतना ही स्टॉक था तो आपने प्राइवेट आपके जाता तो प्राइवेट में 1,000 रुपए में कहां से मिल गया? यानी कुल मिला के जनता का तो कुछ नहीं होने वाला। मैं तो नहीं लेने वाला हूं, ये तो भाजपा की वैक्सीन है, मोदी जी लेंगे फिर बाद में लेंगे। तो वो जो डिले हुआ है वो दैट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन योर पार्ट। जी, लेकिन दूसरा डोज मोदी जी ने कितने दिन में लिया था और आम जनता को अभी कितने दिन में मिल रहा है, बोल दीजिए। सारे देश की समस्या है वैक्सीन में। अब समस्या आ गई, अभी आप श्रेय ले रहे थे। समस्या में श्रेय ले रहे हैं 35% का, और हम होंगे कामयाब। वो तो देखते हैं, लेकिन जनता को कब कामयाबी मिलेगी? ये हमारी कामयाबी नहीं है, महंगाई दूर ये सारे देश की कामयाबी है। जनता की विश्व आज सारा विश्व हमारे पास से ले रहा है। क्या बात कर रहे हो? यानी कि अभी भी आप बोल रहे हो कि समस्या है, हमारे पास स्टॉक नहीं है, पूरा विश्व से ले रहा है, यानी कि हम यहाँ नहीं दे रहे वहां दे रहे हैं। आप बोल रहे हो, मैंने नहीं बोला। आपने पहले कहा कि हाँ समस्या है, पहले जब स्टॉक था तब ली नहीं गई और अभी ज्यादा की संख्या हो गई है, फिर आप बोलते हो कि हमें श्रेय लेना चाहिए कि पूरा विश्व हमसे ले रहा है। तो आप एक स्टैंड पे कायम रहिए, आपको करना क्या है? हाँ, हम पीछे तो है परसेंटेज। हाँ, ये वैश्विक और हमारे से ले चुके जो आगे वो देश आज बहुत खुशहाल है। वैश्विक समस्या थी और वैक्सीन बनाने के लिए भी हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी था और इंटरनेशनल कोऑपरेशन देना भी जरूरी था। जी, यानी कि आत्मनिर्भर नहीं, मतलब विदेश से सपोर्ट लिया गया, जो भी मामले में लिया गया, यानी आत्मनिर्भर नहीं। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि 100% स्टैंड अलोन, 100% स्टैंड अलोन बनने से हमारी वैक्सीन नहीं बन सकती। यानी लेकिन महंगाई के लिए जनता को स्वनिर्भर होना पड़ेगा 100% खुद के ऊपर। महंगाई आत्मनिर्भर नहीं, स्वनिर्भर हो जाए जनता। महंगाई जो है
वो महंगाई का जन्म या आज फिर नहीं क्यों हुआ है। क्यों महंगाई का सरकारी जन्म आज नौकरियों नहीं के हुआ लिए है। लोग लाइन में अभी लगते हैं, आपने वो बताया, शायद ये अभी सिखा आपने जाए बताया, कि अभी वहां पर हमारी महंगाई भूमिका बदल भत्ते गई की है। बात होती है, महंगाई भत्ते की बात होती है, लेकिन महंगाई दूर करने के लिए तो आप कुछ कीजिए। महंगाई दूर क्यों करने घोषणा के नहीं की लिए गई, क्यों घोषणा नहीं की गई आम जनता के लिए? आप जीएसटी काउंसिल में एक बार बोल लीजिए, आप पेट्रोल कि GST डीजल काउंसिल- की कीमतों पर GST काउंसिल अटके में हुए हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाएंगे। यानी कि ये मान ले कि हर जो भी फैसला लिया जाएगा अब हर एक राज्य सरकार हर एक पक्ष को शामिल करके किया जाएगा। आप मैडम पहले जलपा जी, अभी ये जीएसटी की बात कर रहे हैं, 2014 में भी और मनमोहन सरकार में भी पेट्रोल डीजल जीएसटी में नहीं थे, तब भी कीमतें कम थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमत ज्यादा तब भी जीएसटी में थे, अब भी जीएसटी में नहीं है, तो अभी दाम बढ़े हुए क्यों है? ये तो ऐसा है कि ऐसे उल्टा पुल्टा केंद्रीय कर्मचारियों को अगर हम महंगाई भत्ता देंगे तो कहीं से तो वसूलना होगा, तो पेट्रोल डीजल की कीमत भी अगर कम कर दी तो कहां से पैसे आएंगे? फिर चुनाव भी तो आ रहे हैं राज्य में, चुनाव भी तो आ रहे हैं राज्य में। मनमोहन जी के टाइम पे आपका जो चुनाव भी तो आ रहे हैं, टाइम पे डॉलर का जो प्राइस था और आज का प्राइस में फर्क है। सही बात है, कम हो गए हैं। मोदी जी ने श्रेय लिया था कि क्या बात है, मैं कितना खुश नसीब हूं कि मैं आया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें घट गई, मैं खुश नसीब हूं। मोदी जी ने श्रेय लिया था और फिर भी हम भारी कीमत चुका रहे हैं। ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है, आप सभी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में हमारा आज का मुद्दा था महंगाई का, कि महंगाई क्या और बढ़ेगी। यहाँ पर देखा गया कि केंद्रीय कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ता है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई। पेंशन की बात करें, पेंशन धारकों की, तो उनको भी मतलब अलाउड किया गया है अब। लेकिन बात आती है कि सबसे पहले घोषणा तो होनी चाहिए थी जो निचले स्तर पर काम करते हैं, यानी कि हमारे रोज मजदूर के हिंदुस्तानी जो कामदार हैं उनके लिए अनाउंसमेंट होनी चाहिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुई। महंगाई भत्ते की बात होती है, लेकिन महंगाई कम करने के लिए कोई कदम ठोस क्यों नहीं उठाया जाता, या तो फिर सरकार द्वारा खुद ही पहल क्यों नहीं की जाती। और जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की हम बात करें, विस्तरण भी हो चुका है, नए मंत्री भी आए, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अनाउंसमेंट जो की वो केंद्रीय कर्मचारी की, क्यों उन्हें आम जनता याद नहीं आई। और अब जो ये भारण जो है वो सरकारी तिजोरी पर आ चुका है, अनाउंसमेंट के साथ जो बढ़ोतरी की गई है वो आएगा कहां से, क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत क्या है वो हम सब बखूबी जानते हैं। यानी कि मतलब आय कम होगी नहीं, ऊपर से बढ़ानी होगी, तो क्या महंगाई बढ़ेगी? ये प्रश्न है जो हर जनता के मन में है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।